हाँ जी, शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, इंड एस 102। पहले भी हमने बात की थी सीएफआर के अंदर क्या है, इंड एस काफी सारे हैं, तो उसमें से हमने ये जो पहला इंड एस उठाया था वो था इंड एस 102। इसमें अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है वो सुनो। मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, अब इसमें क्या था, शेयर बेस्ड पेमेंट नाम से क्या पता चल रहा है कि पेमेंट आप कैसे कर रहे हो, शेयर के बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है जी। अब वो शेयर में भी हो सकता है या शेयर के बेसिस पे कैश में भी हो सकता है, ओके। और तो इसमें क्या लिखा है, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स फॉर गुड्स सर्विसेज और एसेट। आपने गुड्स खरीदा बदले में सर्विस शेयर दे दिए, सर्विसेज खरीदा बदले में शेयर्स दे दिए, एसेट खरीदा बदले में शेयर दे दिए। सर ये तो हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा था। हाँ, कुछ तो 2% वही चीज है, 98% बाकी अलग चीजें हैं, ठीक है जी। इनफैक्ट अंडर एसबीपी शेयर्स आर यूज्ड एज करेंसी कैश। शेयर्स को आप कैसे यूज कर रहे हो, करेंसी कैश की तरह, मतलब कैश की तरह यूज कर रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड, फिर हमने बात की थी केवल फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स ही इसमें कवर होंगे। अगर आप इफ शेयर्स इश्यू ऑफ शेयर्स आर इन वेरिएबल नंबर देन इश्यू इज एड्रेस्ड अंडर इंड एस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो अगर आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, इतने शेयर हम देंगे आपको, इतने ऑप्शंस हम देंगे, तब तो ये इंड एस 102 में कवर है। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, फिक्स नहीं है शेयर्स, तो वो क्या होंगे, फिर इस इंड एस में कवर नहीं होंगे। वो कहां कवर होंगे, इंड एस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर अपन एग्जांपल देखा था कि भैया 50 लाख रुपए की बिल्डिंग थी और इसके फॉर विच ए लिमिटेड क्या कर रहा है, 1 लाख शेयर इशू कर रहा है, तो 1 लाख शेयर फिक्स है ना, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि हाँ ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है, यस। फिक्स नंबर ऑफ शेयर कर रहे हो तो ये इंड एस 102 में कवर है। अच्छा, फिर उसके बाद 60 लाख, दूसरा क्वेश्चन, 60 लाख की बिल्डिंग खरीदी और कब, फॉर विच ए लिमिटेड विल इशू, कितने शेयर इशू करेगा, शेयर्स एट मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद जो भी शेयर प्राइस होगा उतने शेयर इशू करेगा। भैया शेयर तो फिक्स है ही नहीं, तो ये एसबीपी ट्रांजेक्शन में कवर नहीं होगा, ठीक है ना। ये कहां कवर होगा, इंड एस 32 के अंदर, ठीक है जी। फिर हमने कहा मेजरमेंट और वैल्यूएशन। देखा, देखो मेजरमेंट वैल्यूएशन मतलब कि वैल्यू किस पे किया जाए, अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कितने पे किया जाए। तो ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर्स, अगर आउटसाइडर्स के साथ ट्रांजेक्शन, मतलब मैंने बाहर से कोई एसेट खरीदा, कोई गुड्स खरीदा या सर्विसेज ली और बदले में क्या कर रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ, तो पहले शेयर की फेयर वैल्यू डिसाइड होगी या बाहर वो जो एसेट्स गुड्स या सर्विसेज ले रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू डिसाइड होगी। पहले जो एसेट्स गुड्स और सर्विसेज ले रहा हूँ पहले उसकी वैल्यू डिसाइड होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने शेयर इश्यू करेंगे। अच्छा, ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज, जो इसका मेन पार्ट है इंड एस 102 का, 98% तो मैंने यही है, ट्रांजेक्शन विद द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज आपको सर्विसेज देते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं, आप क्या करते हो, देखो जी हमारे साथ 3 साल और बने रहना, हम आपको 3 साल बाद शेयर्स देंगे, कम रेट पे देंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो भी आपके बीच में डील हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने अपने क्या करा, क्या सर्विसेज आर आइडेंटिफिएबल, कैसे केस में सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं जो शेयर दूंगा उसके बदले में आपने कौन सी सर्विसेज दी है, नहीं। बाहर से खरीदता हूं तब तो क्या है, वो फिक्स है कि एसेट्स आर आइडेंटिफिएबल, सर्विसेज आर आइडेंटिफिएबल, कि कौन सी एसेट आ रही है जिसके बदले में मैं शेयर दे रहा हूं, कौन सी सर्विसेज में ले रहा हूं जिसके बदले में मैं शेयर दे रहा हूं। लेकिन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो मुझे सर्विसेज पहले भी दे रहा था जिसके लिए मैं उसको क्या कर रहा था, सैलरी दे रहा था। ये तो एड ऑन चीज दे रहा हूं कि भैया एम्प्लॉइज तुम रुकोगे 3 साल हमारी कंपनी के अंदर बने रहना, हम तुमको ये शेयर भी देंगे। तो मैं डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाऊंगा ना कि शेयर्स इन सर्विसेज के लिए दे रहा हूं, तो सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले शेयर का फेयर वैल्यू डिसाइड किया जाएगा और फिर उसी बेसिस पे क्या किया जाएगा, बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी। आपने क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे, आपने शेयर की फेयर वैल्यू के बेसिस पे तो रिकॉर्ड किया था, खर्चा बुक किया था, यस। तो सर्विसेज का वैल्यू नहीं किया जा रहा है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पहले शेयर्स का फेयर वैल्यू डिसाइड किया जा रहा है और उसी बेसिस पे आप एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे थे। बहुत सारी एंट्रीज की थी आप लोगों ने, ओके। तो यहाँ पे सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल। फिर ठीक है जी, हम 2 क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग किए थे। उसके बाद रिकॉग्निशन, एंट्री कैसे होगा, ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर, अगर आउटसाइडर के साथ है तो जो भी एसेट खरीदा है, गुड्स खरीदा है, सर्विसेज खरीदा है, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वही जो इंटर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने सीखा था। ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज, अब इसमें क्या था, आपने को 3 चीजें सीखनी थी, इक्विटी प्लान, कैश प्लान और चॉइस, हाँ चॉइस ऑफ इक्विटी और कैश, ठीक है ना। अल्टरनेट सेटलमेंट, अल्टरनेट सेटलमेंट। तो इक्विटी प्लान हम पूरा पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ रहे थे कैश प्लान, आई थिंक कैश प्लान खत्म नहीं हुआ था, ओके। उसके बाद आएगा चॉइस ऑफ ऑप्शन, चॉइस ऑफ इक्विटी और कैश, ठीक है जी।
कैश लाइन में एक पार्ट कवर हो गया था, एक पार्ट बाकी था, मुझे जितना अभी देख लेंगे अपन, सारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कितना बड़ा पार्ट है ये ट्रांजिशन विद, उसको भी 3 पार्ट में पढ़ना है। उसमें भी देखो पहले इक्विटी प्लान। इक्विटी प्लान का मतलब क्या है? अंडर इक्विटी प्लान एम्प्लॉइज आर इश्यूड ओनली इक्विटी शेयर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। आपने हमको सर्विसेज दी, हम आपको क्या करेंगे? शेयर्स देंगे 3 साल बाद, ठीक है ना, 2 साल बाद, जो भी डिसाइड होगा, कंडीशन होगी ना उसके लिए। अब उसके लिए मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, देखो मैं कहा देखो, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट डेट, जिस दिन हम और आप बैठ के क्या किए कि हाँ हमने कहा कि हम आपको शेयर देंगे। कब देंगे? वेस्टिंग डेट को आप एलिजिबल हो जाओगे शेयर्स लेने के लिए। वेस्टिंग डेट से लेकर एक्सपायरी डेट तक आप क्या कर सकते हैं? कभी भी शेयर्स को आके हमसे खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन उसके दौरान कॉन्ट्रैक्ट डेट से लेकर वेस्टिंग डेट, जिस दिन आप एलिजिबल होंगे लेने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उनको नाम दिया हमने वेस्टिंग कंडीशंस, ओके। और इस पीरियड को क्या नाम दिया? वेस्टिंग पीरियड नाम दिया, ओके जी, वेस्टिंग पीरियड। तो वो वेस्टिंग कंडीशन क्या हो सकती है, हमने जाना था, या तो क्या हो सकती है? सर्विस कंडीशन हो सकती है। सर्विस कंडीशन मतलब आओ और बस केवल सर्व करो, 3 साल रहना है, काम करना है बस। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? परफॉर्मेंस कंडीशन हो सकती है कि भैया हमारे शेयर का प्राइस इतना पहुंच जाएगा तब हम आपको शेयर देंगे, हमारा अर्निंग पर शेयर इतना पहुंच जाएगा तब हम आपको शेयर देंगे, हमारी सेल्स इस टारगेट को पूरा कर लेगी तो हम आपको शेयर देंगे। तो अलग अलग कंडीशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, फिर हमने कुछ और चीजें देखा। एक्सरसाइज प्राइस, जिस रेट पर आप हमसे आके शेयर खरीदेंगे। 100 रुपए का शेयर मैं आपको 40 पे दे रहा हूँ, तो 40 रुपए आपके लिए एक्सरसाइज प्राइस है। मार्केट प्राइस, जो भी आज मार्केट में रेट चल रहा होगा। फेयर वैल्यू, ये मैंने कहा था ऑप्शन मॉडल्स वगैरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। किसी क्वेश्चन में अगर फेयर वैल्यू दे रखी हो तब तो खर्चे फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होंगे। फेयर वैल्यू नहीं दे रखी है ऑप्शन की तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आएगा? आज मार्केट में रेट चल रहा है मान लो शेयर का 120 और आप बोल रहे हो कि 40 रुपए में आके ले जाना, तो 120 और 40 डिफरेंस कितना? 80 रुपए। ये 80 रुपए कौन बेयर करेगा? कंपनी तो बेयर करेगी। तो कंपनी 80 रुपए से खर्चा बुक करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके, ऑफ ऑप्शन। वो जो हम आपको ऑप्शन देना ना शेयर का कि आना और हमसे ले जाना, उसका ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसके बेसिस पे हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि 120 में से 40 रुपए तो हमने आपसे ले लिए, लेकिन 80 रुपए तो खर्चा हमें बुक करना पड़ेगा ना उस चीज का। क्लियर है? ओके, ये सब मैंने यहाँ पे सिखा रखा था। फिर हाउ टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ये हमने कहा था पहली प्रायोरिटी फेयर वैल्यू रहेगी और दूसरी प्रायोरिटी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है जी। फिर एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज ऑन स्टेट लाइन बेसिस। अब खर्चा बुक कैसे किया जाए? आप तो 3 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे तो खर्चा तो 3 सालों में एलोकेट होना चाहिए। तो हमने कहा देखो 10,000 शेयर है, एक कंपनी 10,000 शेयर ग्रांट कर रही है एम्प्लॉइज को 1 अप्रैल 2023 को। वेस्टिंग पीरियड कितना? 3 साल है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना? 60। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मतलब हम आपको शेयर देंगे, आप आना 3 साल बाद हमसे शेयर ले जाना। 10,000 शेयर देंगे हम, 60 रुपए हर एक शेयर का क्या है? फेयर वैल्यू है। तो हम आपको शेयर देंगे तो खर्चा तो हमारी पॉकेट से ही हो रहा है ना। टोटल खर्चा कितना हो गया? 10,000 इंटू 60, 6 लाख रुपए। कितना टाइम पीरियड है? वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल बने रहना है आपको हमारे यहाँ पे। तो इस 6 लाख को मैं क्या करूंगा? 3 सालों में इक्वली एलोकेट कर दूंगा। तो मैंने कहा 2 लाख रुपए सालाना खर्चा आएगा, तो हर साल में 2 लाख रुपए का खर्चा बुक करूंगा। अच्छा, खर्चा ठीक है, बुक करने की एंट्री क्या होगी सर? वो अपन ने पहले देखी थी। अच्छा, मैंने उस एंट्री को नहीं पढ़ाया था क्या? हाँ, अभी अच्छा यहाँ पे है ही नहीं एंट्री, ठीक है, यहाँ पे ले चलता हूँ, ये रहा। खर्चा बुक करने की एंट्री क्या है? एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, और ब्रैकेट में लिखा अदर इक्विटी, क्योंकि बैलेंस शीट में ये कौन से हेड में आएगा? अदर इक्विटी में शो किया जाएगा एसबीपी रिजर्व। तो खर्चा बुक किया एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट। हर साल 2-2 लाख रुपए का खर्चा रिकॉर्ड होगा और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एट द एंड क्या हो जाएगा? पीएनएल में ट्रांसफर होके क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद जिस दिन एक्सरसाइज करने जाओगे उस दिन आप क्या करोगे? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी क्या करेगी? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जितना आया, एसवीपी रिजर्व जितना क्रिएट कर रखा था उसको रिवर्स कर देगी टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ऐसे ऑप्शन कोई ऐसे भी तो होंगे ना लोग जो पहले ही छोड़कर चले गए होंगे, जो पहले ही छोड़कर चले गए होंगे, या जो लास्ट तक बने रहे लेकिन उन्होंने शेयर नहीं एक्सरसाइज किए होंगे, जो भी उनको लगा होगा कि भैया आप हमसे मार्केट रेट से ज्यादा ले रहे हो,
उस टाइम मार्केट रेट भले ही कम था, लेकिन आज तो मार्केट में रेट ही नहीं आपके शेयर का, हम नहीं लेंगे शेयर, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसके लिए आपका जो एसबीपी रिजर्व बनाया हुआ था, शेयर लेने वाले तो आए नहीं ना, तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उसको क्लोज कहाँ करोगे, जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग्स में कहीं पे भी ट्रांसफर करके आप उसे क्लोज कर देंगे। एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग्स, डन। फिर मैंने कहा भैया इतना आसान नहीं है कि हर साल 2-2 लाख रुपए बांट देना। मैंने क्या कहा था, इन रियलिटी all employees will not exercise the share option. In that case expenses are recognized as follows. हालांकि हमने केवल ये टेबल बनाया था, उसके बाद हमने कभी इसको यूज नहीं किया, हम ऐसे ही परफेक्ट हो गए थे, छोटा वाला तरीका से करने लग गए थे। उसी तरीके से देखें तो हमने कहा था भैया, ऐसे मैंने एग्जांपल लिखवाया था आपको एक, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया था, अभी देखेंगे आगे चल के। तो एम्प्लॉइज क्या होंगे, हर साल क्या होंगे, चेंज होंगे। साल के एंड में देखोगे कि अब कितना लग रहा है कि अब कितने एम्प्लॉइज आपका ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, उसके बेसिस पे खर्चा बुक किया जाता है, उसके बेसिस पे हर साल खर्चा बुक किया जाएगा। तो देखो अभी क्वेश्चंस आएंगे। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू वेस्ट एट वेस्टिंग डेट, कितने एम्प्लॉइज आपको लग रहा है कि वेस्टिंग डेट मतलब वेस्टिंग कंडीशन पूरा होने के बाद 3 साल बाद जो डेट आ रही है अपने एग्जांपल में, वेस्टिंग डेट कितना, क्या लग रहा है कितने एम्प्लॉइज एक्चुअली ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। तो उसके लिए क्या बोला, लेटेस्ट एस्टिमेट इज टेकन एट द एंड ऑफ ईच ईयर बिफोर वेस्टिंग डेट। ये वेस्टिंग डेट है, इस दिन आप एलिजिबल हो जाएंगे शेयर लेने के लिए, लेकिन इससे पहले जो भी डेट्स आएंगी उसमें आपको खर्चा बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज का क्या लेना पड़ेगा, लेटेस्ट एस्टिमेट। लेटेस्ट एस्टिमेट मतलब ईयर 1 के एंड में, ईयर 1 का एंड में देखना कि हाँ आज क्या लग रहा है, ईयर 2 के एंड में 2 साल बाद में, ईयर 2 के एंड में जाके देखना हाँ आज क्या लग रहा है। आपका एस्टिमेशन चेंज हो सकता है ऑब्वियसली। क्या देखेंगे, 3 साल बाद कौन कौन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। और थर्ड ईयर के एंड में तो एक्चुअल डेटा आ ही जाएगा ना, क्योंकि वो तो साल पूरा खत्म हो गया, अब तो वो डेट आ गई जिस दिन वेस्टिंग डेट है, हाँ या ना। तो उस दिन तो एक्चुअल डेटा यूज करना होता है, ओके। फिर उसके बाद अलग अलग केसेस हमने बनाए। एस्टिमेट इज गिवन इन द एब्सोल्यूट मैनर, कि भैया एस्टिमेट आपको कैसे दे रखा हो, एम्प्लॉइज ने भैया इस साल इतने छोड़ गए और लग रहा है इतने और छोड़ जाएंगे, तो कैसे होगा, हमने ये छोटे छोटे क्वेश्चन बना के सीखा था हर एक चीज को। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000, वेस्टिंग पीरियड 5 साल, मतलब 5 साल रहो हमारे यहाँ, और फिर हम आपको क्या देंगे, शेयर देंगे। अब एक्चुअल डिपार्चर, पहले साल कितने छोड़ गए, दूसरे साल कितने छोड़ गए, तीसरे साल कितने छोड़ गए, चौथे साल कितने छोड़ गए, पांचवें साल कितने छोड़ गए, एक्चुअल डिपार्चर आपको दे रखा था। और साथ ही साथ क्या दे रखा था, एस्टिमेटेड फ्यूचर डिपार्चर, और कितने छोड़ जाएंगे। तो अब मैं पहले साल के एंड में कितने एम्प्लॉइज के बारे में सोच रहा हूं, मैंने कहा देखो 1000 थे टोटल, 10 तो छोड़ ही गए, 40 और छोड़ जाएंगे, तो 50 हो गए, 50 तो मेरे को लग रहा है कि इन 5 साल में 50 तो 10 तो गए, 40 और चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 950। तो हम जो पहले साल खर्चा बुक करेंगे वो 950 एम्प्लॉइज के हिसाब से करेंगे। फिर दूसरे साल कितने चलेगा, और चले गए 20, और क्या लग रहा है कितने और चले जाएंगे, 50। तो अब दूसरे साल के एंड में क्या देखा जाएगा, देखो 1000 थे, पहले साल 10 छोड़ गए, दूसरे साल 20 छोड़ गए, 30 तो गए, 50 और चले जाएंगे, तो टोटल 80 चले जाएंगे ना। तो 1000 माइनस 80 कितना, 920। तो सेकेंड ईयर के एंड में जो मैं खर्चा बुक करूंगा वो कितने एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग करूंगा, 920 एम्प्लॉइज को ध्यान में रखते हुए करूंगा। क्लियर है वाली चीज, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट डेट पे क्या, एक्चुअल डेटा, लास्ट पे एक्चुअल कितने लोग छोड़ गए, पहले साल 10, फिर 20, फिर 5, फिर 40, फिर 45, डन। फिर इसमें और अगर परसेंटेज रिटेंशन गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे लेटेस्ट एस्टिमेट देखा जाएगा। तो जितने भी एम्प्लॉइज कवर्ड इनटू मल्टीप्लाई क्या करना है, परसेंटेज एम्प्लॉय रिटेंशन। एक्चुअल डिपार्चर यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जैसे एम्प्लॉइज थे 1000, 5 साल का वही वेस्टिंग पीरियड है, सब में अपन ने 5 साल लिया है यहाँ पे क्वेश्चंस में। पहले साल आपको लग रहा है 89% रहेंगे, तो बस 1000 इंटू क्या कर दो, 89%। कितने गए इस साल उससे कोई लेना देना, आपको लग रहा है 89% रह जाएंगे, ठीक है खत्म बात। दूसरे साल 87% लग रहा है रह जाएंगे, तो ठीक है जी 1000 इंटू 87%, बस इतना सा करना था। और लास्ट में तो एक्चुअल एम्प्लॉई जो 905 है वो है रह जाएंगे बस। तो वेस्टिंग डेट से पहले तो लेटेस्ट एस्टिमेट और वेस्टिंग डेट को एक्चुअल डेटा कंसिडर किया जाएगा। इफ परसेंटेज डिपार्चर इज
गिवन पहले था परसेंटेज रिटेंशन, अब है परसेंटेज डिपार्चर, तो भी एक्चुअल डिपार्चर रिलेवेंट नहीं होगा। 1000 है, बोला 10% चले जाएंगे मुझे लग रहा है, तो 90% रह जाएंगे ना यार, 10% चले जाएंगे तो 90% रह जाएंगे, तो 1000 इंटू 90%, 12% चले जाएंगे तो 12% चले जाएंगे तो 88% रह जाएंगे, सिंपल। उसमें एक्चुअल का कोई रोल नहीं है, पहले वाले जो छोड़ के गए परसेंटेज वो नहीं है। ये कब देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि 10% पहले निकल गए 12% बाद में, नहीं, 5 साल बाद। पहले साल तो मुझे लग रहा है 5 साल बाद 10% छोड़ जाएंगे, मतलब 90% रह जाएंगे। 5 साल बाद, सेकेंड ईयर में क्या लग रहा है, 5 साल बाद जब 5 साल पूरे खत्म होंगे तब 12% छोड़ जाएंगे, 88% रह जाएंगे, डन। तो उसका एक्चुअल डिपार्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग चीजें हैं, उनको अकॉर्डिंग जज करना था। फिर इतना ज्यादा पढ़ा दिया कि 1 घंटे में रिकॉल भी नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ डिटर्मिनेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आ गया था, ऑलमोस्ट लास्ट टाइम आ गया था। मॉडिफिकेशन भी कर लिया था ना अपन ने, शायद मॉडिफिकेशन वगैरह सब कर लिया था, कैश प्लान में भी आ गए थे, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। खैर कोई ना, देखो समझ में आ रहा है कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ आएगा, क्योंकि इतने दिन की मेहनत हमारी, तो अभी एक साथ में आ जाएगा तो हमारी फिर मेहनत का क्या फायदा, ठीक है ना। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड क्या है भाई, जिसमें अपने को कंडीशन पूरा करना है, तो वेस्टिंग पीरियड मे बी बेस्ड ऑन द सर्विस कंडीशन और परफॉर्मेंस कंडीशन। इफ वेस्टिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द सर्विस कंडीशन देन पीरियड इज फिक्स्ड। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड भी डिसाइड करना पड़ता है भाई, 3 साल रहना है तुमको, तब तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल है। 5 साल रहना है तुमको, सर्विस कंडीशन है 5 साल है, तो वेस्टिंग पीरियड भी 5 साल है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंडीशन हो तो वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, डिटर्मिनेबल मतलब डिटरमाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी वेस्टिंग कंडीशन है, मार्केट रिलेटेड है या अदर देन मार्केट रिलेटेड है, मार्केट प्राइस, यही पढ़ा था अपन ने। सर कुछ याद नहीं आ रहा है, घर पे जाके पढ़ते हो, वापस रिकॉल करते हो चीजों को। ओके, परफॉर्मेंस कंडीशन में भी रिलेटेड टू मार्केट प्राइस और अदर फैक्टर्स। फिर मैंने अलग अलग लिखवाया कि परफॉर्मेंस कंडीशन अगर मार्केट प्राइस से रिलेटेड है तो देखना पड़ेगा कि भाई आपकी कंडीशन पूरी हो रही है क्या, मतलब मार्केट प्राइस कब हो रहा है, क्या लिखा गया है। आप एक काम करना, 5 साल बाद आना, ठीक है ना, हम आपको शेयर मतलब दे देंगे, टाइम भी लिखा हुआ है, तो वही वेस्टिंग पीरियड क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अच्छा, एक बोले कि ना तुम तो जब हो जाए ना मार्केट प्राइस तुम्हारा तभी आ जाना, जब तुम्हारा मार्केट प्राइस मैंने कहा 30 रुपए आ जाए तो आ जाना, तो भैया 30 रुपए तो हाँ हमारा एस्टिमेशन है कि 4 साल में आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी किया था मैंने, 4 साल में आएगा, लेकिन अगर 3 साल में भी हो जाए तो भी आ जाना, 5 साल में हो जाए तो भी आ जाना, तुम तो जब भी मार्केट प्राइस 30 रुपए पहुंच जाए तुम तो हमसे शेयर लेने आ जाना। अब हमने एस्टिमेट किया था 4 साल, तो हम तो खर्चा पहले 4 साल के हिसाब से बुक करेंगे, लेकिन अगर मार्केट प्राइस 3 साल में अचीव हो गया हो तो 2 साल तक तो नॉर्मल खर्चा, तीसरे में सारा का सारा खर्चा बचा हुआ बुक कर देंगे। अच्छा, मान लो अगर 5 साल में, 4 साल में नहीं हुआ, 5वें साल में जाके अपना मार्केट प्राइस 30, तो सारा 4 साल के अंदर अंदर ही बुक हो जाएगा, 5वें का वेट नहीं करेंगे। क्लियर है वाली चीज, ये सब अपन ने क्वेश्चंस किए थे। ओहो बहुत सारा पढ़ा था सर। और परफॉर्मेंस कंडीशन इज रिलेटेड टू अदर देन मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस के अलावा हो तो, तब बोला था कि अगर एस्टिमेट दे रखा है तब तो ठीक, एस्टिमेट तब तो लेटेस्ट एस्टिमेट जो भी बैलेंस शीट की रेट होगा वो देख लेंगे, और अगर एस्टिमेट नहीं दे रखा तो पीरियड एक्सपायर्ड +1, बोला था ना अगले टर्न में तो पास हो ही जाएंगे। भाई एस्टिमेट भी नहीं दे रखा, मार्केट रिलेटेड कंडीशन नहीं है, तो क्या सोचेगा, कोई बात नहीं, ईपीएस इस बार नहीं हुआ, अगली बार तो हम इतना ईपीएस अचीव कर ही लेंगे, अगली बार तो हम सेल्स अचीव कर ही लेंगे। तो पीरियड एक्सपायर्ड +1, गुड वेस्टिंग पीरियड। सर कैसे कैसे, मतलब कहाँ कहाँ से चले थे हर चीज को, और हर चीज को क्वेश्चन से किया, क्वेश्चन से नहीं किया तब तो एक लगती कथा चल रही है, जैसे कोई क्वेश्चन अगर ना किया जाए तो ऐसे लगता है कथा चल रही हो, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, ये चीज है। हाँ जी, बिना क्वेश्चंस के कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता, इसीलिए हर कॉन्सेप्ट के बाद एक एग्जांपल अटैच है उसके साथ, उससे रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए, अब ये एग्जांपल आपको भी पता है कि मैंने सीए वाले से भी लिखवाए थे, ठीक है ना, अपने अलग भी लिखवाए हैं, ठीक है ना। मॉड्यूल अभी तक अपन ने किया नहीं, वो अपन करेंगे ऑब्वियसली। मॉड्यूल क्वेश्चन तो अब इतना पढ़ने के बाद तुम खुद कह लोगे कि अब तो मॉड्यूल हम खुद कर लेंगे, वैसे क्वेश्चन है, इतने आसान है, मैं तो सिर्फ रीड आउट कराऊंगा, आप कह दोगे हाँ जी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा,
देखना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट नहीं करवा रहा हूं मैं, आप एक बार प्रैक्टिस करना खुद ही। चलिए खर्चा बुक करने का बड़ा आसान तरीका था, इजी था, बस एक बार सेट होने का है, माइंड सेट होने का है, गेम माइंड सेट होता है तो ठीक है। चलिए अलग अलग थे वो कंडीशन जो मैंने पढ़ाई, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे ये सारे के सारे। ये किसने किया? मैंने किया ऐसा? हाँ अच्छा सर, ईपीएस ईपीएस नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। मॉडिफिकेशन भी था फिर एसबीपी प्लान के अंदर, ये सब उसी को बता रखा था, एक्सपेंसेस वगैरह कैसे बुक करना है। तो जल्दी जल्दी देख लेना हर्ष, ठीक है ना। थोड़ा डेरिवेटिव देख लेना पहले और फिर ये देखना। मॉडिफिकेशन ऑफ एसबीपी प्लान। अब मॉडिफिकेशन ऑफ एसबीपी प्लान के अंदर क्या आएगा, आप अगर चाहें तो एक बार इसको भले ड्रॉप कर देना, डेरिवेटिव जरूर देख लेना प्रॉपर। मॉडिफिकेशन ऑफ एसबीपी प्लान, ये क्या है सर? क्या किसी एसबीपी प्लान में मॉडिफिकेशन हो सकता है? मॉडिफिकेशन मतलब मैंने क्या कहा, फेयर वैल्यू में चेंज होगा। क्या होगा? फेयर वैल्यू में चेंज होगा। मॉडिफिकेशन मींस चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ शेयर बेस। मैंने कहा था एक्सरसाइज प्राइस पहले कुछ और डिसाइड हुई थी, बाद में कुछ और डिसाइड हो गई। मैंने पहले तो कहा था 40 रुपए में आ जाना, ले जाना शेयर, फिर मैंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, मैंने कहा अच्छा 25 रुपए में ले जाना। क्या ये आपके फेवर में है? yes. अगर फेवर में है, आपके एम्प्लॉय के फेवर में है, बिल्कुल आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय के अगर फेवर में है तब तो अकाउंटिंग करेंगे, अगर एम्प्लॉय के फेवर में नहीं है तो अकाउंटिंग नहीं की जाएगी उस चीज की। जैसे अगर मैं बोलूँ 40 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है और फिर रिवाइज कर दूं और कह दूं 50 रुपए लगेंगे भाई साहब, शेयर लेना है तो ले लो, तो फेवर में नहीं है आपके, तो हम अकाउंटिंग भी फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अगर फेवर में है, रिडक्शन हो रहा है शेयर प्राइस के अंदर, एक्सरसाइज प्राइस, तो मतलब किसी भी तरीके से फेयर वैल्यू क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। कंपनी की फेयर वैल्यू क्या हो रही है? कॉस्ट। फेयर वैल्यू मतलब कॉस्ट। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो मैं उसका इफेक्ट नहीं दूंगा। क्लियर? तो अगर मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो मैंने क्या कहा था, इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस को क्या किया जाएगा, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में अलोकेट कर दिया जाएगा। मतलब जो पहले खर्चे अलोकेट कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, एड ऑन जो खर्चे हैं उसको रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में अलोकेट कर देना है। मतलब पहले मान लो 20 रुपए का खर्चा बुक कर रहा था, वो 20 का तो नॉर्मल करना ही करना है, अभी 5 का खर्चा और बढ़ गया तो 5 को भी क्या करना है, बचे हुए टाइम पीरियड में अलोकेट करना है। इसका भी क्वेश्चन किया था अपन ने, बिल्कुल सर किया था, ठीक है जी। देखना ये 13 रुपए हो गया था, 9 रुपए, 4 रुपए बढ़ गया था खर्चा, तो इस 4 रुपए को हमने क्या किया था, बचे हुए रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड के अंदर किया था, जिस दिन मॉडिफिकेशन हुआ उससे आगे आने वाले सालों में। क्लियर है ना? ओके जी। तो हमने ईयर 3 में, ईयर 2 के एंड में मॉडिफाई हुआ था तो ईयर 3 में एड ऑन खर्चा बुक कर लिया था। अच्छा फिर मैंने एक और करवाया था, मैंने कहा अच्छा ये तो एक ही साल का हो गया, मैंने कहा चलो 2 साल का करते हैं। मैंने कहा अच्छा ईयर 3 के एंड में क्या हुआ था, मॉडिफाई हुआ था, तो एड ऑन खर्चा 4 में भी बुक किया गया और 5 में भी बुक किया गया, तो ये एड ऑन खर्चा बुक किया गया था। फिर ग्रेडेड वेस्टिंग पढ़ा था, मैंने कहा था हर एक को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट समझना। हाँ हर एक ग्रेड्स को एक अलग कॉन्ट्रैक्ट समझना। भाई एम्प्लॉय को अपन ने कहा कि 3 साल बाद तुम ये शेयर लेना है, अब 3 साल किसने देखा है, वो तो कहेगा मेरे को तो कल ही जाना है, 1 साल बाद ही जाना है। तो अपन ने क्या किया, अच्छा ऐसे ग्रेडेड वेस्टिंग मतलब 1 साल बाद अगर तुम 1 साल रह जाते हो तो इतने शेयर दे देंगे, 2 साल ले जाते हो तो थोड़े और शेयर दे देंगे, 3 साल ले जाओगे तो थोड़े और शेयर दे देंगे। तो ऐसा हमने क्या किया, ग्रेड में मतलब थोड़ा थोड़ा करके हमने उनको क्या किए, शेयर दिए, जिससे किसी को ये ना रहे कि यार अगर 3 साल रहूंगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, वो एक नेगेटिविटी देती है। स्मॉल टारगेट्स क्या करते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो वही स्मॉल टारगेट्स दिए गए, भैया तुम 1 साल हो गए तो इतना मिल जाएगा। अब कोई 7-8 महीने बाद जाने वाला होगा ना तो रुक जाएगा, यार 3-4 महीने और पूरे कर लेते हैं, शेयर तो मिल लेके जाए कम से कम जाए तो। और अगर किसी को 7-8 महीने बाद मूड हो गया नहीं मेरे को जाना है, तो वो 3 साल का वेट थोड़ा ना करेगा। पीएमजे तुम्हारा काम, मैं तो जा रहा हूँ। पीएमजे की फुल फॉर्म नहीं पता, भाड़ में जाए तुम्हारा काम, मैं तो जा रहा हूँ हाँ जी तुम्हारा काम, मैं तो जा रहा हूँ भैया, मैं इतने साल नहीं रुकने वाला, ठीक है जी। ओके चलिए चलो देखो, तो इसलिए क्या प्लान लाया गया, ग्रेडेड वेस्टिंग वाला प्लान लाया गया, ठीक है जी। अच्छा इसमें क्या करना था, ये मैंने होमवर्क दिया था, तुम्हारा दिमाग चलाने को बोला था, केवल अदिति ने सही किया था। हाँ जी तो कोई बात नहीं, तो उसमें क्या था, हर एक ग्रेड के लिए आपको सेपरेट एग्रीमेंट ट्रीट करना था। मतलब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, 3 ग्रेड थी ना, 3 साल थे तो 3 क्वेश्चन थे, तो करना वही नॉर्मल तरीके से था बट 3 क्वेश्चन अलग अलग है। क्लियर है?
चलिए सर, प्रैक्टिस मांगेगी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज को प्रैक्टिस चाहिए वरना अपन भूल जाते हैं। पढ़ते टाइम तो हाँ 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 ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, बट बाद में क्या होता है, रिपीटेशन मांगती है चीजें। इसीलिए तुम्हारा बैच अभी स्टार्ट हुआ है ताकि तुम उसको लास्ट तक रिपीट कर सको। रिवीजन मांगेगा, रिवीजन बिना ना याद नहीं रहती चीजें, ध्यान रखो। तुम्हारे को धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा अभी भी, लेकिन अगर वो क्वेश्चन करने के बाद तुमको सॉल्व करने के लिए दे दिया था, शायद तुम कुछ सही कर पाएंगे, कुछ शायद सही नहीं भी कर पाएंगे एग्जैक्ट। तो रिपीटेशन मांगती है चीजें, बार बार उठा के पुराना पढ़ना जरूरी है। इसीलिए तुम्हारा अभी स्टार्ट हुआ और साल भर तक तुम लोग सिर्फ क्या करते रहोगे, बाद में रिपीटेशन करते रहो। रिपीट नहीं किया ना, रिवाइज नहीं किया ना, मामला गड़बड़ है, अपना सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये रहेगा, अरे यार हमने, तुम लोगों का क्या कहोगे पता है, इतनी जल्दी कोचिंग मत करना, सारा भूल जाते हैं, ठीक है ना, सर भले ही कुछ भी बोले तुम मत सुनना इतनी जल्दी कोचिंग मत करना। अरे भैया सर ने क्या भूल के सोच के किया करवाया था तुमसे इतनी जल्दी कोचिंग, रिवाइज होगा। उनकी प्लानिंग अलग थी, प्लानिंग तुम खराब कर रहे हो सर की, और नाम भी सर का ही खराब कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इतना जल्दी करोगे भूल जाओगे, लेकिन रिवाइज करोगे तो उसमें निखार आ जाएगा, तो वो चीज चाहिए, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर भैया पैसा दो रवाना करो, छोड़ो हमारा पीछा, बस क्या एसबीपी खेल रहे हो, पैसा लो और जाओ। तो पैसा दिया, एड ऑन जो भी खर्चा हो रहा है उसको बुक कर लो, एसबीपी रिजर्व बना रखा है वो ठीक है, बाकी एड ऑन खर्चे को एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो। चलिए ये भी हमने पढ़ लिया था, ये था हमारा इक्विटी प्लान। फिर हम आ गए थे कैश प्लान में। कैश प्लान में क्या था, यहां पे, हाँ क्या लगा इसको खत्म हो गया, अरे अरे अरे, कैश प्लान, it is a plan where equity entity issues right to its employees or supplier, where employee or supplier will be entitled for a cash payment in future based equity share, based on equity share prices of the entity। तो फ्यूचर में जो क्या किया, मतलब कैश प्राइस, कैश किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर में शेयर प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। हम आपको पैसा देंगे, डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर, ओके। तो कैश प्लान में हम आपको शेयर नहीं दे रहे, शेयर के बदले क्या दे रहे हैं, कैश दिया जा रहा है यहाँ पर, ओके। इसको शेयर एप्रिसिएशन राइट भी बोला गया, कि जैसे जैसे हमारा शेयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आपको क्या करते जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग कैश देते जाएंगे। अपने को हेडेक नहीं लेना, अपने को तो क्वेश्चन वाला फेयर वैल्यू देता है, अपने को तो खर्चा किसके अकॉर्डिंग बुक करना होता है, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग बुक करना होता है। इसमें क्या बोला था, इट इज ट्रीटेड एज एसबीपी लाइबिलिटी। जब आप इक्विटी दे रहे थे तब आप एंट्री करते थे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, लेकिन जब आप कैश देंगे तो एंट्री करेंगे एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी। करवा दिया था मैंने वाली भी। अगर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, आओ और तुम पैसा लेके जाओ, हमारी कंपनी बहुत खुश है, तुम लोगों से बहुत खुश है, तुम हमारे यहाँ आए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तुम्हारे चरण कदम रखते ही हमारी कंपनी क्या हो रही है, हाँ ग्रोथ कर रही है, तो बस तुम तो आओ और पैसा लेके जाओ, ठीक है ना जाओ मतलब यहाँ रुकना रुक जाओ, वरना ठीक है। इससे भी क्या होता है कि अच्छा ये कंपनी तो बार बार ऐसे पैसे देती है, तो रुकने की इच्छा करती है, एड ऑन बेनिफिट। तो ऐसे में खर्चा क्या कर लेना, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेना है, क्योंकि भैया हमने तो बोल दिया और ले जाओ पैसा, तो खर्चा क्या कर लो, सारा का सारा खर्चा हैंड टू हैंड बुक कर लो। और फिर इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो फेयर वैल्यू के अंदर, वो हर साल क्या करते चलो। फिर भाई मैंने तो कहा ले जाओ, ऋतिक ने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, तुम क्या दोगे, ठीक है ना। ऋतिक ने कहा मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम क्या दोगे। तो अब ये नहीं आया, अब नहीं आया तो हर बार क्या करना पड़ेगा मुझे, जो भी फेयर वैल्यू में चेंज होगा, इक्विटी प्लान में फेयर वैल्यू में चेंज का कोई रोल नहीं है। जो फेयर वैल्यू एक बार डिसाइड होगी, फेयर वैल्यू एट ग्रांड डेट, उसी पे खर्चा बुक किया जाता है। लेकिन जो कैश प्लान है उसमें हर बार फेयर वैल्यू चेंज होती है, रिवाइज होती है, और मुझे फिर खर्चा भी क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है फेयर वैल्यू। पहले तो केवल एम्प्लॉय का सरदर्द था, एम्प्लॉय चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग खर्चा रिकॉल करना, रिवाइज करना पड़ता था, अब तो फेयर वैल्यू और रिवाइज हो जाती है हर बार। क्लियर है वाली चीज, तो रिवाइज फेयर वैल्यू पे मुझे खर्चा बुक करना पड़ेगा। अगर वेस्टिंग कंडीशन भी अटैच हो तब क्या होगा, तो मैंने कहा था वेस्टिंग कंडीशन अगर अटैच है ना, तो जैसा इक्विटी प्लान में खर्चा बुक करते थे ना, सेम वैसे ही करेंगे, बस फेयर वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हर बार चेंज होगी, और कुछ नहीं है। अच्छा एंट्री क्या है, एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी, ओके। फॉर पेमेंट ऑफ एसबीपी लाइबिलिटी एंट्री क्या करोगे, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अपन ने एक क्वेश्चन किया था एक, और इसमें क्या था, इमीडिएटली था ना,
इमीडिएटली वाले क्वेश्चन कर लिए थे, देयर इज नो वेस्टिंग कंडीशन, आओ और ले जाओ। अब आओ और ले जाओ के लिए मैंने क्या कराया था, इस तरीके से आपको टेबल बनवाई थी, समझाई भी थी कि सबसे पहले तो सारा खर्चा कौन सी डेट को बुक कर लेना, ग्रांट डेट को ही बुक कर लेना, सारा का सारा 100% खर्चा अपनी लाइबिलिटी कंसीडर कर लेना ग्रांट डेट को ही। उसके बाद जैसे जैसे वो आते जाए उनको पेमेंट करते जाना। अब इस क्वेश्चन में कोई आया ही नहीं था 3 साल तक, 3 साल तक कोई नहीं आया था, तो हमने क्या कहा, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में फेयर वैल्यू तो चेंज होगी ना, उस चेंज वाली फेयर वैल्यू पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर खर्चा लाइबिलिटी शो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग मेरी लाइबिलिटी में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था, और खर्चों में भी क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। फिर 31 मार्च 2022 को फिर अगेन फेयर वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा, फेयर टाइम तो क्या होता थे, खाली एम्प्लॉइज कितने रहेंगे वो चेंज होते थे, इस बार तो क्या हो रही थी, फेयर वैल्यू भी चेंज हो रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी लाइबिलिटी को मेंटेन करना था, और उसके अकॉर्डिंग मेरे क्या हो रहे थे, एक्सपेंसेस चेंज हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, हाँ सर चेंज हो रहे थे। पहले मैंने 11 लाख पे लाइबिलिटी बुक की, तो 11 लाख का खर्चा बुक कर लिया सबसे पहले ग्रांट डेट को। फिर सेकंड टाइम 31 मार्च 2021 को मैंने देखा, अच्छा अब मुझे लग रहा है कि मेरे को 13,64,880 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं तो खर्चा तो पहले 11 लाख के अकॉर्डिंग बुक कर रखा है, तो 2,64,880 और बुक कर लिया था। फिर मैंने देखा तीसरे 31 मार्च 2022 सेकंड ईयर का एंड, उसमें मैंने देखा, अच्छा मुझे लग रहा है 13,91,390 रुपए की लाइबिलिटी रहेगी भैया, इतना पेमेंट करना पड़ेगा लोगों को। तो मैंने कहा अच्छा और खर्चा बुक कर लो फिर, क्योंकि मेरा खर्चा तो केवल 13,64,880 तक बुक था, तो 26,510 और बुक कर लिया मैंने। अच्छा, फिर 31 मार्च 2023 को क्या हो गया, मेरे को सारे लाइबिलिटी का पेमेंट करना था। अब उस दिन लेकिन फेयर वैल्यू फिर अलग है, तो जो पेमेंट करना था वो तो उस दिन की फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा ना, जो पेमेंट होगा वो तो उस दिन की फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, उस दिन के एम्प्लॉइज जो एक्चुअली हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। बाकी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय एक्सपेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हुआ तो खर्चा बुक करना पड़ेगा, और कम हुआ तो रिवर्स करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ा था, रिवर्स करना पड़ा था, याद है। फिर अपन ने एंट्रीज भी की थी सारी की सारी, और मैंने आपको वो भी बताया था कि अपन ये फोर्थ वाला कॉलम एसबीपी ये लाइबिलिटी वाला क्यों बना रहे हैं प्लस माइनस, किसी को एंट्री मर्ज करके अगर बनानी हो तो वो भी बना सकता है, ठीक है जी, बताया था। कम होगा तो ऑब्वियसली जो फेयर वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को बुक किया जाएगा या रिवर्स किया जाएगा, ठीक है जी। फिर एक और क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था, ठीक है जी, आई थिंक ये लास्ट था, बिल्कुल ये लास्ट था। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, फेयर वैल्यू हर दिन की दे रखी थी। इसमें क्या हो रहा था, 3 साल बाद नहीं हो रहा था भाई, अगर ऑप्शन आपने दे दिया पैसे ले जाओ तो कुछ कुछ लोग लेते जाएंगे पैसा, तो पहले दिन से ग्रैंड डेट से ही लोग आने लग गए और पैसा ले जाने लग गए। तो इसमें इस कॉलम का और ज्यादा रोल हो गया एसबीपी लाइबिलिटी पेड वाले का। इसमें भी अपन क्या करते थे, पहले एसबीपी लाइबिलिटी वाला कॉलम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग खर्चा बुक कर लेते हैं, और लाइबिलिटी पेड वाला कॉलम भी बनाते हैं। अच्छा, फिर खर्चा कैसे बुक करना होता है याद है, ओपनिंग 4950, ठीक है ना, उसमें से हाँ अपन ऐसे करते थे, क्लोजिंग प्लस पेड माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग प्लस पेड माइनस ओपनिंग, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एसबीपी लाइबिलिटी जितनी थी ओपनिंग, उसमें इस बार का और खर्चा ऐड ऑन होगा, और कितनी लाइबिलिटी बुक करनी है, उसमें से जितना लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया वो माइनस कर दोगे तो क्या बच जाता है, क्लोजिंग लाइबिलिटी। लेकिन अपन ने क्या किया उल्टा, क्लोजिंग लाइबिलिटी में खर्चा जितना पे कर दिया वो ऐड कर दो, ओपनिंग लेस कर दो, क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आ जाएगा। याद आ रहा है क्या कुछ कुछ, क्योंकि अब इसी का तो काम है ना आगे वगैरह, याद तो रखना पड़ेगा भाई। क्लोजिंग अगेन कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्लोजिंग 1350 प्लस जितना पे कर दिया 3375 माइनस 4375, तो पॉजिटिव है तो मतलब और खर्चा बुक करना है अपने को, पॉजिटिव है मतलब और खर्चा बुक करना है, इतने से लाइबिलिटी और इंक्रीज हुआ है, क्लियर है। अच्छा डन है। लास्ट वाले में नील था क्लोजिंग, प्लस पेड 1220 माइनस ओपनिंग था 1350, इसका मतलब रिवर्स होना था, खर्चा क्या हो गया, रिवर्स हो गया 31 से, डन। और फिर इन्हीं कॉलम को यूज करते हुए मैंने कहा था या तो ये चौथा कॉलम बनाओ ही मत, इजी तो यही रहता है कि हम कैसे बुक करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी, और जितना पेमेंट हो गया एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर खर्चा बुक किया पेमेंट किया, खर्चा बुक किया पेमेंट किया, खर्चा बुक किया पेमेंट कर दिया, बस बेटर यही रहता है एंट्रीज, बजाय वो फोर्थ वाले के। मैंने बता दिया था एड ऑन की भैया अगर कहीं पे देखो मिक्स करके तो पता चल जाएगा, यही पढ़ा था अपन ने एसबीपी। अरे सर ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा था, हर्ष कह रहा है मेरे दिल से पूछो क्या क्या पढ़ा दिया ठीक है कोई ना, ये तो अच्छा है हर्ष, अभी तक बीच में क्लासेस नहीं हुई थी हमारी,
कोई ना। तो इतना हुआ है, रिकॉल हुआ थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चंस मैंने रिकॉल नहीं करवाए हैं, क्वेश्चंस आपको रिकॉल करने हैं, क्वेश्चंस करोगे तभी क्या आएगी, जो चीजें वो समझ में आती हैं। मॉडल वाले जैसे मैं अपना कंसेप्ट जल्दी खत्म हो जाएगा अभी। अभी अपन ने इसमें क्या कर लिया है, इफ देयर इज नो वेस्टिंग कंडीशन, कल क्या करवाऊंगा, इफ देयर इज वेस्टिंग कंडीशन। और मैंने पहले ही बता रखा है कि वेस्टिंग कंडीशन अगर होगा तब तो वो इक्विटी प्लान जैसा ही है, बस फेयर वैल्यू चेंज होगी हर साल, तो वो अपने को पहले से आता है। फिर चॉइस वाला आ जाएगा, चॉइस वाला, और बस खत्म, ऑलमोस्ट चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है। क्लियर है, फिर हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। चलिए डन है आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। ओके।